नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। अभी जो बिहार की स्थिति है और पिछले एक हफ्ता से जो स्थिति बनी हुई है और लगातार उस पर चर्चा हो रही है, उसी कड़ी में मेरी ये कड़ी भी शामिल है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी और हमारे पिछले वीडियो में भी हमने ये चर्चा किया था कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, और अभी जो स्थिति बन रही है इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार अपना आखिरी दांव लगाने वाले हैं और जो स्थिति और परिस्थितियां बन रही है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित तौर पे विधानसभा भंग होगी और राज्य में लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन जो है एक साथ कराने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने का एक प्रयास करते हैं और इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को कैसे होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जातिगत गणना जो उन्होंने कराया था वो उनका ब्रह्मास्त्र था, और ये जो विधानसभा भंग होने की बात हो रही है ये इनका हनुमान गियर है। इस गियर के माध्यम से वो आरजेडी और बीजेपी एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं। इसको वह किस प्रकार से करेंगे और उनको क्या फ़ायदा होगा, इसको समझिए। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार अपने बेस्ट रिटायरमेंट प्लान को लेने के लिए किसी अच्छे कंपनी को तलाश कर रहे हैं और उनकी तलाश अभी जारी है। वो तलाश कहाँ पूरी होगी ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरवाजे तो दोनों खुले हुए हैं, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से मिलेगा उसका गणित लगाना ज़रूरी है। अब जो स्थितियां बन रही है, आप पिछले दिनों हुए घटनाक्रम को आप प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एक बात बोलकर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार तो एकदम साइलेंट है, कहीं भी किसी तरह की कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना किसी को कुछ बोल रहे हैं, ना किसी को कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन जितनी बेचैनी राजद में बढ़ी हुई है, जितनी बेचैनी भाजपा में बढ़ी हुई है, आपने नीतीश कुमार को उतना बेचैन देखा? आज के परिप्रेक्ष्य में लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री
वही बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो विधानसभा भंग क्यों करेंगे। अभी महागठबंधन के साथ उनकी सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव का उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जब उनके मंत्री कोई भी फैसला लेते हैं, नीतीश कुमार उस फैसले को पलट देते हैं तो भी उनकी स्वीकारोक्ति है, उसमें भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो जब सब कुछ नीतीश कुमार के हिसाब से चल रहा है तो आखिर वो विधानसभा भंग करके सरकार क्यों गिराएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको भी लगता होगा कि अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे। सवाल ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है तो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं पीएम बनने की जो अटकलें लगी थी, जब 2020 में वो भाजपा से सरकार बनाते हैं और 22 में अलग हो जाते हैं, फिर महागठबंधन की सरकार बनती है, तब वो देशव्यापी गठबंधन के लिए निकलते हैं। सभी राज्यों में घूम करके, सभी मुख्यमंत्रियों से मिल करके वो एक मोर्चा बनाते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उनकी मीटिंगें होती है। लेकिन आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जब ये मीटिंग का दौर शुरू हुआ था पटना से, उस समय से लेकर चौथी दौर की मीटिंग तक क्या कोई निष्कर्ष निकला? कोई रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बहुत सारे छोटे छोटे कारण अनेक राज्यों के विधानसभा के चुनाव से लेकर एक दूसरे पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप वो लगाते रहते हैं, इससे भी इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको याद होगा जब जेडीयू की कार्य समिति और कार्य परिषद की बैठक थी, उस समय नीतीश कुमार जी अपने सांसदों को मिलने के लिए दिल्ली बुलाए थे। उस समय कई सांसदों ने ये स्पष्ट तौर पे उनसे कहा था कि क्या हम लोग महागठबंधन के साथ रह के मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो क्या हम जीत सकते हैं क्या? इस पे आपका क्या कहना है? और तभी से ये बात नीतीश कुमार जी को भी बहुत अच्छे से पता है। अभी का विपक्षी गठबंधन की जो वास्तु स्थिति है और बीजेपी की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर को आप इसमें नहीं भूल सकते। आप इसके परिणाम 22 तारीख के बाद निश्चित रूप से पूरे भारत में और हर राज्यों में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा रामलला के दर्शन हेतु जिस प्रकार से अलग अलग जगहों पे बीजेपी छोटे छोटे कार्यक्रमों को करते हुए लोगों को
प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें निमंत्रण दे रही है, उन्हें अयोध्या ले जाने की व्यवस्था कर रही है, क्या आपको लगता है कि इसका असर चुनाव में नहीं होगा? और अगर इसका माहौल बन गया तो इसके नतीजे 2024 के लोकसभा के चुनाव पे निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि इन सब बातों को नीतीश कुमार बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन बात फिर यही उठती है, पिछले समय भी लगातार चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी से बात हो रही है, बीजेपी संपर्क में है, वो कभी भी सरकार पलट देंगे, बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। पहले भाजपा नीतीश कुमार के शर्तों पर चल करके उनके साथ गठबंधन करती थी और छोटे भाई की भूमिका में रहती थी। नीतीश कुमार जो चाहते थे अपने हिसाब से वो फैसला करते थे, अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार करते थे, उनके जो पसंदीदा लोग होते थे वो उस मंत्रिमंडल में शामिल होते थे और इस प्रकार से यह सरकार बीजेपी के साथ चलते रही। लेकिन अभी गठबंधन टूटने के बाद से पिछले 18 महीनों में जब से वो महागठबंधन की सरकार में हैं, तब से अब उनकी स्थिति वो नहीं रह गई कि बीजेपी उनको आसानी से अपने साथ शामिल कर ले। और ऐसा भी नहीं है कि वो पलक फावड़े बिछाए बैठी है कि नीतीश जी आप मेरे साथ आ जाइए, मुख्यमंत्री आप बन जाइए। पेंच तो यहीं पे फंस रहा है, क्योंकि बीते दिनों में जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया, वो कभी भी मुख्यमंत्री पद से समझौता नहीं करना चाहती और इसीलिए यह पेंच भी फंस रहा है। और इतने कयास लगाने के बावजूद भी सरकार नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अभी आप पिछले दिनों ही देखे होंगे, 1-2 दिन पहले जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के मंत्री राम मंदिर को लेकर के उनका बयान आया था, खुद तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था। आपको पता है कि विपक्ष की सारी पार्टियां ये कहती रही है कि राम जन्मभूमि को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। तो बीजेपी शुरू से थी, बीजेपी तो स्पष्ट रूप से इसका समर्थन करती रही है। अगर राजद कुछ बोल रही है, पहली प्रतिक्रिया किसकी आनी चाहिए थी? स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की आनी चाहिए। लेकिन प्रतिक्रिया दे कौन रहा है? प्रतिक्रिया जेडीयू के नेता दे रहे हैं। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राजद के नेताओं को बीजेपी जेडीयू के नेता ही
सबक सिखा रहे हैं और उनको कैसे बयान देना चाहिए उसकी नसीहत दे रहे हैं। अभी सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात हुई। आपको पता है कि 17 सीट पे पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार लड़े थे और उनका स्पष्ट कहना है कि हमारा तो सीट तय है, बाकी रही 23 सीटों पर आपको तय करना है कि आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे। हमारा गठबंधन राजद के साथ है। अब समझिए इसको कि उन 23 सीटों पे आपको लगता है कि कांग्रेस, राजद, वामदल ये सारे सीटों का बंटवारा कर पाएंगे? तो आखिर फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नीतीश कुमार के सीटों को तो कोई नहीं छू सकता, इतना आप मान के चलिए। चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो, वो अपनी सीटों पे तो लड़ेंगे ही। और वो जिस सीट को हारे थे, किशनगंज की सीट, उन्होंने तो उस सीट की भी डिमांड कर दी है कि हाँ वो हमारा सीट है और हम उसको लड़ेंगे। क्या ये एक कॉन्ट्रडिक्शन की शुरुआत नहीं है? जिस प्रकार से सीटों को लेकर बातें हो रही है और जिस प्रकार से जदयू और उनके नेता अपने स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं राजद, कांग्रेस ये सारे परेशान हो रहे हैं? ये आगे इसी और इशारा कर रही है कि ये गेम किस दिशा में बढ़ रहा है। अब इसको ऐसे समझते हैं, पिछले समय एक खबर ये भी आई थी कि जेडीयू के कुछ विधायक मीटिंग कर रहे थे और ये अफवाह चली थी कि ललन सिंह कुछ विधायकों को तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगे। लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। बैठक तो हुई थी, लेकिन बैठक इसलिए हुई थी ताकि उसमें ये मनाया जा सके कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ ही सरकार में आगे रहें और लोकसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन आप ये स्पष्ट तौर पे मान लीजिए कि जो स्थिति अभी INDI अलायंस की है, उस स्थिति में अगर नीतीश कुमार रहते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि अगर कोई ग्राउंड पे मैच हो रहा है, भारतीय टीम वहाँ पहुँच गई और दूसरी टीम जिसके साथ मैच होना है वो अभी अपने कैप्टन और टीम को ही सेलेक्ट करने में लगी हुई है और मैच का समय आ गया, तो वैसे स्थिति में क्या होगा? निश्चित तौर पे
जो टीम फील्ड पे है उसे वॉकओवर मिल जाएगा और उनके पॉइंट्स हो जाएंगे। यही स्थिति अभी INDA गठबंधन की बनी हुई है। अब इसको सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ कि विधानसभा भंग होने की स्थिति से क्या फ़ायदा होगा। नीतीश कुमार ने जो जातिगत गणना करवाई थी उसके हिसाब से महागठबंधन को जो वोट मिलेंगे उसमें यादव वोट करीब करीब 14 से 16%, मुस्लिम वोट और कुछ पिछड़ा वोट उनके पास जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कुशवाहा जाति का सबसे अधिक विधायक RJD के पास है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने लवकुश समीकरण में सेंधमारी की है, तो आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के वोट बैंक के ऊपर भी निश्चित इसका प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं बीजेपी की कि बीजेपी को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। तो जैसे मैंने बताया कि बीजेपी का लवकुश समीकरण पे सेंधमारी करना, और अगर मान लीजिए दोनों की एक एक बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं। अभी आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने सरकार में आने के पहले वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। कुछ नौकरियों की उन्होंने शुरुआत भी की, लेकिन उसका क्रेडिट कौन लिया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसी प्रकार अभी अगर राम जन्मभूमि मुद्दा का सही ढंग से, जिस प्रकार से बीजेपी प्रचार कर रही है, उसको भंजाने की कोशिश कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा? अब दोनों के अपने अपने फायदे तो आपने देख लिए। नीतीश कुमार को क्या मिलेगा? सब यही कहते हैं नीतीश कुमार तो खत्म हो गए। अब एक चीज को समझिए जो बहुत जरूरी है। अगर विधानसभा भंग होती है तो जितने भी राज्यसभा की सीटें हैं, अब वो सारी की सारी रद्द हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि बीजेपी के कितने विधायक हैं, और सीटों के समीकरण के हिसाब से जिन छोटी पार्टियों को वो कह रही है कि ठीक है आप यहाँ पे कम सीट लीजिए, आपको राज्यसभा में एडजस्ट कर देंगे, आप ये चीज़ कर लीजिए, आपको इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देते हैं, वैसी स्थिति में राज्यसभा की सारी सीटें समाप्त हो जाएगी। तो सोचिए कि हंगामे की स्थिति यहाँ भी मच जाएगी, और हर पार्टियाँ, छोटी बड़ी पार्टियाँ सीट शेयरिंग को लेकर निगोशिएट करने लगेगी कि मुझे इतनी सीटें चाहिए। अब इससे आप अनुमान लगाइए कि नीतीश कुमार के एक तीर से कई लोगों को अपने निशाने पे बना लिया, और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजद के साथ या महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर
कल के डेट में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होती है तो चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले वो क्या क्या मांगने की स्थिति में रहेंगे, इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यही कारण है कि उनका ये दांव जो है बहुत ही घातक साबित होने जा रहा है दोनों विपक्षी पार्टियों पर, जो जिसमें से एक उनके सहयोगी हैं और एक विपक्ष में। और भी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, आगे उस पर फिर से प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको इस प्रकार से समझिए कि गेम कहाँ जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्लेषण कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।